हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 15 जिसका नाम है वायु। तो इस पाठ को हम आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड करके आसानी से अपने पास रख सकें और पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है वायु। क्या क्या चीजें इसमें हमको पढ़नी है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है वायु एवं वायु के गुण, इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद वायु का संगठन, यानी वायु के अंदर कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं, संगठन का मतलब कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं। इसके बाद है वायु की आवश्यकता एवं उपयोगिता, और फिर है आखिरी में ओजोन परत। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखा है वायु, पाठ का नाम है वायु। वायु क्या होती है? देखिए, वायु आप महसूस करते हैं, आपकी त्वचा पे जब हवा चल लगती है तो आप महसूस करते हैं कि आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। जैसे घर में कमरे में बैठे हैं आप, तो पंखा चलाते हैं तो क्या होता है, आपके बाल उड़ने लगते हैं, ठीक है, आपके शरीर पे पसीना हुआ रहता है तो वो सूख जाता है, आपकी किताबें अगर खुली हैं तो पन्ने उड़ने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। तो हम क्या कहते हैं, वायु चलने लगी, ठीक है, हम कहते हैं वायु, हवा तेज है, ठीक है। फिरकी होती है कागज की बनी हुई, जिसको फिरंगी भी कहते हैं ठीक है, फिरंगी बहुत लोग कहते हैं लेकिन उसको फिरकी कहते हैं। तो वो क्या होती है, वो फिरकी भी घूमती है। आप देखे होंगे कि बहुत लोग छतों पे अपने झंडा लगाए रहते हैं, तो वो झंडे क्या होते हैं, जब हवा चलती है तो झंडा क्या है, फहराता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसी को हम वायु कहते हैं, ठीक है, वायु कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वायु वायु क्या है, पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु बहुत ही आवश्यक है, और उस वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत आवश्यक है जीवों के जीवित रहने के लिए, ठीक है। अब जैसे वायु देखिए, यहाँ पे वायु का एक क्रियाकलाप करके बताया गया है कि वायु को आप कैसे देख सकते हैं। तो एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक ग्लास, मान लीजिए ग्लास है या सुई है, जो भी है, ठीक है, ग्लास मान लीजिए, पतली सी छोटी सी कोई कीप टाइप की है, तो ग्लास ही मान लीजिए। ग्लास को आप जब उल्टा करके इसमें डालेंगे, ठीक, आप उल्टा करके डालेंगे तो हवा क्या होगा, ग्लास के अंदर दबा रहेगा, और जैसे ही थोड़ा सा आप तिरछा करेंगे ग्लास को तो क्या होगा, बुलबुले निकलेंगे, ठीक है, बुलबुले निकलने लगते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे पता चलता है कि ये बुलबुले जो है, बुदबुदाहट जो है, ये क्या है, पानी अंदर जा रहा है, और उस गिलास के अंदर या बोतल के अंदर जो हवा थी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो इधर से बुलबुले बनके ये हवा बाहर आ रही है, और पानी क्या है, बोतल के अंदर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये हवा को देखने का एक तरीका है, ठीक। अब हवा पारदर्शी होती है भाई, तो वो दिखाई तो देती नहीं, रंगहीन होती है। ऐसे ही एक ड्रापर है, ड्राप जिससे दवाई वही पिया जाता है। तो एक गिलास में पानी भरा हुआ रख लेंगे आप, इसमें सब पानी भरा हुआ है, और इस ड्रापर को उसमें डुबो के आप क्या करेंगे, ड्रापर को दबाएंगे हाथ से, तो आप देखेंगे इसमें से बुलबुले निकलेंगे, गिलास में बुलबुले निकलेंगे। तो ये क्या है, ये हवा है। अब हवा के गुण यानी वायु के गुण, तो वायु क्या है, वायु तो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। दूसरा, वायु स्थान घेरती है, तो जाहिर सी बात है, गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे में हवा भर दीजिए, तो क्या हुआ, पहले आप गुब्बारा, जब गुब्बारे को आपने नहीं फुलाया था तो गुब्बारा अलमारी में रख देंगे तो छोटी सी जगह घेरेगा, लेकिन जब आप इसको हवा भर देंगे इस गुब्बारे के अंदर तो ये ज्यादा जगह घेरेगा। तो इसका मतलब वायु स्थान घेरती है। इसके बाद वायु में भार होता है, तो एक हम क्या करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, एक तराजू जैसा डंडा बना लेंगे, बीच में इसको जोड़ देंगे एक धागे से, एक तरफ बड़ा गुब्बारा फुला के लटका देंगे, एक तरफ छोटा गुब्बारा फुला के लटका देंगे, तो आप देखेंगे जो बड़ा गुब्बारा होगा उस तरह का तराजू नीचे झुक जाएगा। इसका मतलब वायु में भार होता है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद है वायु में, वायु दाब डालती है, तो वही कैसे सिद्ध करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, ठीक है, इस ग्लास में हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आप पानी डाल लीजिए इसमें, ठीक है, पानी डाल लीजिए, पानी नहीं भी डालेंगे तो भी ये चलेगा, ठीक। क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, ग्लास में हम, ग्लास के ऊपर हम खाली ग्लास लीजिए, खाली ग्लास के ऊपर आप क्या करेंगे, ऐसे ही एक गत्ता ले लेंगे, गत्ता बोलते हैं ना, जैसे कागज होता है, या जो जिसमें फ्लिपकार्ट या अमेजन से जो पैकिंग होके आती है ना, जिसमें जिस डब्बे में, वो क्या है, वो गत्ता है, ठीक है। तो
वो गत्ता है, उसी गत्ते का इस्तेमाल करेंगे। ग्लास लिए, ग्लास में आंशिक पानी यानी थोड़ा सा पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद इस गत्ते को पूरी तरह से इतना काट के रखेंगे, इतना साइज रखेंगे गत्ते का कि पूरा ग्लास ढक जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा हाथ से दबाएंगे और ग्लास को उल्टा कर देंगे, ऐसे उल्टा कर देंगे, और हाथ को जो है ना, इस हाथ को धीरे धीरे यहां से हटाएंगे। जब धीरे धीरे आप हटा लेंगे तो आप देखेंगे कि ये गत्ता जो है ना, ये कागज जो है, कागज नहीं गत्ता है, ये गत्ता गिरेगा नहीं, उसी में चिपका रहेगा। क्यों चिपकता है? क्योंकि इस ग्लास के अंदर जो हवा का प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर बाहर से लग रहा है। ठीक है, बाहर से लग रहा है हवा का, तो ये इसी कारण उसमें चिपका रहता है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि वायु दाब डालती। कहां से? अब यहां इस गिलास में क्या है, बाहर से वायु दाब डाल रही है, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा हमारा। कुछ चीजें और जान लेते हैं। अब जैसे देखिए, वायुमंडल है, पृथ्वी पे वायुमंडल है तो दाब तो पड़ रहा है। अभी हमने सिद्ध किया कि वायु दाब डालती है। तो अब हमारे शरीर पे कितना वायु दाब डालती है? तो हमारे शरीर पे अगर हम बात करें कि वायु जो कुल दाब डालती है वो है 20 मीट्रिक टन, यानी लगभग 10 हाथियों के भार के बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर इतना, एक हाथी पैर रख दे तो हम तो मर जाएंगे, और आप कह रहे हैं 10 हाथियों के भार के बराबर। तो वो क्या है ना कि हमारे शरीर के अंदर भी हवा जाती रहती है। हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ऐसे इसी कारण से हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में हवा भरी होती है। तो अंदर का दाब और बाहर का दाब क्या होता है, इस हिसाब से बराबर हो जाता है। अब देखिए, अंदर हमारे जो हमारा दिल है वो ब्लड सर्कुलेशन करता है, तो नसों में भी ये दाब होता है, तो वो भी आंतरिक दाब हो गया। अंदर हमारे शरीर में हवा भरी होती है तो वो भी एक आंतरिक दाब हो गया। बाहर से जो हवा दाब डाल रही है तो इन सभी को मिला के वो 0 हो जाता है, एक दूसरे का दाब काट देते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए हमें ये 10 हाथियों का भार हमको महसूस नहीं होता हमारे शरीर पे। इसके बाद वायु का संगठन। अब देखिए, वायु का संगठन की बात यहां पे हम करें तो वायु में कौन कौन सी चीजें मिली हुई होती हैं, वायु में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अब एक चीज आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं, चाहे यूट्यूब की किसी वीडियो में देखा हो आपने या कहीं सुना हो, यहाँ पे एक बर्तन हमने लिया और यहाँ पे एक मोमबत्ती या कार्क वाली मोमबत्ती लगा देंगे, इसमें आग जला के हम इसको एक ग्लास से ढक देंगे, कांच की ग्लास से ढक देंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो कार्क है पानी में तैरता है और जलता रहता है। जब इसके अंदर की ऑक्सीजन, इस ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ये कार्क बुझ जाता है। ठीक है, आग बुझ जाएगी और पानी का स्तर जो है कार्क के अंदर ऊपर तक चढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अभी ये पानी का स्तर यहाँ था, लेकिन अब पानी का स्तर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो जल के खत्म हो गई। तो ऑक्सीजन खत्म हो गई तो क्या होगा, वैक्यूम, थोड़ा सा जगह जो ज्यादा थी वो कम हो गई तो उस जगह को पानी ने घेर लिया। ठीक, अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे? देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से संघटक होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रतिशत के आधार पर वायु का संगठन होता है। एक तो नाइट्रोजन जो कि 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.03% होता है, और बाकी की जो अन्य गैसें जिसमें कई गैसें होती हैं उनको मिला लिया जाए तो 0.97% होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें वायु में मिली हुई होती हैं, जिसमें से हम जो ग्रहण करते हैं वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और तभी जीव जो है वो जिंदा रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, आप कहेंगे कि इसमें जो वायु में है इतनी प्रतिशत में सारी चीजें पाई जाती हैं। वायु में धूल कण भी पाए जाते हैं, वायु में जो है जलवाष्प भी पाए जाते हैं। अलग अलग स्थान पर धूल कण एवं जो जलवाष्प होते हैं उनके अनुपात बदलते रहते हैं। जैसे आप बारिश वाली जगह पे जाएंगे तो जलवाष्प ज्यादा होंगे, और रेगिस्तान में जाएंगे तो वहां जलवाष्प कम होगा। ठीक है, उसका घनत्व तो बदलता रहता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जगह बदलने के साथ जो है धूल कण और जलवाष्प का जो घनत्व है वो बदलता रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता एवं आवश्यकता। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता क्या है और आवश्यकता क्या? देखिए, वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है सबसे मुख्य उपयोगिता क्या है कि वो ऑक्सीजन जीवों को जिंदगी प्रदान करती है, प्राण प्रदान करती है, इसीलिए उसको प्राणदायिनी वायु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑक्सीजन प्राणदायिनी वायु है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो दम घुट जाएगा और दम घुट के इंसान मर जाएगा। तो पहला उपयोगिता तो यही है। दूसरा उपयोगिता आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के कारण ही आग जलती है। अगर ऑक्सीजन वायुमंडल में ना मौजूद हो
तो आग आप जला ही नहीं पाएंगे, आग जलेगी ही नहीं। तो आग जलना भी ऑक्सीजन के कारण ही संभव हो पाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं या गोताखोर होते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पहाड़ पे चढ़ते हैं या समुंदर के अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ पे जब जाते हैं लोग तो वहां पे जो हवा है उसका दाब कम होने लगता है, या जो गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं वहां पे हवा का दाब कम होने लगता है। पानी में तो हवा मिलती ही नहीं, दाब क्या कम होगा, ठीक है। हवा मिलती ही नहीं तो जो गोताखोर है वो सांस कैसे लेगा? तो वो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पे लाद लेते हैं और नाक में वो पाइप लगा लेते हैं, जिससे वो सांस लेते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अस्पतालों में भी रोगियों को कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, यानी एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के उनको ऑक्सीजन दी जाती है। अक्सर ये चीज तो सबसे ज्यादा आपने सुनी होगी, ये जो कोरोना महामारी आई थी उसमें लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ही जरूरत पड़ती थी, जिसके कारण सरकार ने हमारे बहुत सारे ऑक्सीजन बनाने वाली फैक्ट्री ही लगा दी थी, ठीक है। ये चीजें आपने कोरोना के माहौल में सुनी होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना जरूरी है ये आप यहाँ पे समझ गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तो हमने ये जाना कि जो जीव है यानी मानव हो गया या जो हमारे जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब जीव जो हो वो हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब पेड़ पौधे कैसे जीवित रहते हैं? मछली क्या है, मछली पानी में अपने गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है, लेकिन पेड़ पौधे श्वसन कैसे करते हैं? अब पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं उसके द्वारा ही वो श्वसन करते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वैसे ही जो वृक्ष हैं, पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, अंदर ले जाते हैं और बाहर ऑक्सीजन निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक क्रियाकलाप देख रहे हैं आप। एक छोटा ग्लास है, उसके अंदर एक मोमबत्ती रखी हुई है, फिर उससे बड़ा ग्लास और एक बहुत बड़ा ग्लास है कांच का, जिसके अंदर मोमबत्ती उतनी ही बड़ी रखी हुई है, ठीक है, बराबर समान मोमबत्ती है। अब इन मोमबत्तियों को जलाकर ऐसे ग्लास से बंद कर दिया गया, ठीक है, मोमबत्तियों को जलाकर ऐसे बंद कर दिया गया सभी को। तो आप देखेंगे कि ये जो छोटा ग्लास वाला मोमबत्ती है ये जल्दी बुझ जाएगा, फिर ये बुझेगा, फिर ये बुझेगा और सबसे बाद में ये वाला बुझेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा हवा है उसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है वो ज्यादा देर तक जलेगा, ठीक है। बस इतना ही आप जानिए कि जिसके पास ज्यादा हवा होगी उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन होगा, और जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन होगी वो मोमबत्ती ज्यादा देर तक जलेगी। जिसके पास कम ऑक्सीजन होगा या कम हवा होगी, उस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वो मोमबत्ती, जैसे ये वाली मोमबत्ती है, ये सबसे कम जलेगी, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप से ये चीज हमें पता चली। अब वायु की उपयोगिता क्या है? तो देखिए उपयोगिता क्या है। साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक आदि के टायरों में हम हवा भरते हैं। यह परिवहन को आसान बनाता है और तीव्र बनाता है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए सहायक होती है वायु। पाल नौका, ग्लाइडर, पैरासूट, पतंग, ये सब क्या कैसे उड़ती हैं या चलती हैं? वायु के सहायता से ही चलती हैं। वायु फूलों के परागण में सहायता करता है। आख हो गया, सेमल हो गया, कपास आदि के जो हल्के बीज होते हैं वो वायु की सहायता से ही इनका प्रकीर्णन हो पाता है, ठीक है। प्रकीर्णन का मतलब कि ये जो इनके बीज होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाते हैं हवा के माध्यम से, ठीक है। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पवन चक्की चलाने में वायु सहायक होते हैं। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने या आटा चक्की चलाने में किया जाता है। तो यहाँ पर वायु की उपयोगिता आप जान गए। अब हम आते हैं ओजोन परत पर। ओजोन परत क्या होती है? देखिए ओजोन परत हमारे वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है यानी पृथ्वी की सतह से अगर हम बात करें तो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन जो परत है उसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। ये एक तरह का आवरण है जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है। घेर के इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता है कि ओजोन गैस जो है ये सूर्य की प्रकाश में जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं और उनको पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा? देखिए हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं
ये जब हमारी या जीव जंतुओं की त्वचा पे पड़ती है, ज्यादा पड़ने लगेगी तो हमें त्वचा रोग होने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो ओजोन परत है ये हमें इसी चीज से बचाती है। ओजोन को अगर सिंबॉलिक तौर पे कहें तो O3 से दर्शित करते हैं। ठीक है, O3 से दर्शित किया जाता है। अब देखिए, आपने अक्सर सुना भी होगा कि ओजोन परत जो है वो उसमें छेद हो रहा है। तो उस छेद होने का मतलब क्या है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, यानी ओजोन होल का जो छिद्र नहीं कहेंगे, ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम हो रही है। तो ओजोन परत की अगर मोटाई ऐसे कम होते होते खत्म हो गई तो क्या होगा, सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो पृथ्वी तक आने लगेंगी और सभी को जो है वो त्वचा रोग होने लगेंगे, और त्वचा रोग होने लगेंगे तो लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही जो प्रजाति है हमारी वो एक एक करके खत्म होने लगेगी। तो इसीलिए ओजोन परत को बचाना जो है ना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके ये क्षरण का कारण क्या है, ये ओजोन परत जो है ये पतली क्यों होती जा रही है, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो फ्रिज हैं, एयर कंडीशनर हैं, इनमें इनको चलने में, ये जब चलती हैं तो इनमें गैसों का इस्तेमाल होता है जो एयर कंडीशन को ठंडा करती है या फ्रिज को ठंडा करती है। ठीक है, तो इनसे जो चीज निकलती है वो निकलती है CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये वायुमंडल में जाती है और ओजोन गैस को विघटित कर देती है। ओजोन जो गैस है, O3 गैस, उसको विघटित करती है, विघटित करके खत्म करती है। तो जब ये खत्म करती रहे, अगर ऐसे ही करती रहेगी तो क्या होगा, एक दिन ओजोन परत नष्ट हो जाएगी और फिर जो हमारे इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उनके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए ओजोन परत को बचाना जरूरी है और कोशिश यही होनी चाहिए कि या कोई इसका अल्टरनेटिव अगर कोई निकाल लेता है कि रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर को किसी और तरीके से चलाया जाए ताकि इसमें CFC उत्पन्न ना हो। तो दिनों दिन इस पे खोज चल रही है, देखिए कैसे क्या होता है आगे के समय में। तो यहाँ पे इतनी चीजें हमने इस पाठ में पढ़ी। अब हमने इस पाठ में क्या क्या मुख्य बिंदु पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पहले देखा, वायु हमारे चारों ओर सभी स्थान पर पाई जाती है। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। इसे हम देख भी नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है रंगहीन है तो देख नहीं पाएंगे। वायु में भार होता है और स्थान घेरती है। वायु दाब डालती है। वायु विभिन्न गैसों, जलवाष्प, धूल कणों का मिश्रण होती है। वायु की ऑक्सीजन श्वसन तथा दहन के लिए आवश्यक होती है। पवन चक्की को चलाने में, टायर में भरने के लिए, फूलों के परागण के लिए, बीजों के प्रकीर्णन के लिए वायु आवश्यक होती है। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। इसके कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं जो जीवधारियों के लिए घातक होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऊपर और अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये सारांश था इस पाठ का कि क्या क्या चीजें हमने इस पाठ में पढ़ी। अब यहाँ पर आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए हैं। उम्मीद करूंगा मैं कि जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं उस हिसाब से इस पाठ के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं, ये सभी अभ्यास प्रश्न बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे इस पाठ में पढ़ाई। तो एक बार प्रयास जरूर करिएगा इन सभी प्रश्नों को हल करने का। फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।